कुछ इस प्रकार है कि 5 किलोवाट और 250 वोल्ट 4 पोल 1500 आरपीएम की शंट जनरेटर है। देखो मशीन दो टाइप की होती है, जनरेटर या मोटर। तो जनरेटर दे रखे हमें शंट जनरेटर इज़ डिज़ाइन टू बी हैव अ स्क्वायर पोल फेस, यानी उसके पोल फेसेस हैं वो स्क्वायर शेप के हैं। द लोडिंग आर, देखो दो तरह की लोडिंग होती हैं, हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। दो तरह की लोडिंग होती है, एक तो होती है मैग्नेटिक लोडिंग, एक होती है इलेक्ट्रिकल लोडिंग। तो यहाँ पे दोनों लोडिंग दे रखी है, यानी एवरेज फ्लक्स डेंसिटी यानी मैग्नेटिक लोडिंग इन द अपने को दे रखी है 0.42 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और एम्पियर कंडक्टर पर मीटर 15,000 दे रखा है। फाइंड द मेन डायमेंशंस ऑफ द मशीन अज्यूमिंग ऑल लोड एफिशिएंसी 0.87 एंड रेशियो ऑफ द पोल आर्क एंड पोल फेस इज़ 0.66। तो ये आपको कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। लास्ट में जो दे रखे हैं ना रेशियो, यानी ये एक अनुपात है पोल आर्क और पोल पिच के मध्य का अनुपात, ठीक है। तो ये भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। तो अभी इस न्यूमेरिकल को हमें PA का फॉर्मूला होता है जो हमने पहले डिराइव कर दिया है। तो कुछ PA का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, PA बराबर C0 या C0 बोल देते हैं, C0 D स्क्वायर ln, D स्क्वायर ln। ये अगर फार्मूला के बारे में इसमें कुछ ना पता हो मैं वैसे बता देता हूँ, लेकिन पिछले लेक्चर को देखोगे तो पूरा समझ आ जाएगा। ये जो C0 होता है इसे कहते हैं आउटपुट गुणक, यानी आउटपुट कोफिशिएंट, और D है यहाँ पे इसका मशीन का डायमीटर व्यास, और L है मशीन के आर्मेचर का व्यास, ठीक है, और L है आर्मेचर की लंबाई, और N है उसकी स्पीड, आर्मेचर की गति RPM में। और PA क्या है? PA है आर्मेचर द्वारा उत्पन्न किया गया पावर। अब जब आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न किए गए पावर की बात करते हैं, तो अभी जब हमें यहाँ पे जो पावर दे रखी है, अभी जो हमें यहाँ पे पावर दे रखी है, आप देखिए कि 5 किलोवाट। ये जो 5 किलोवाट है ये कौन सी पावर है? ये उत्पादन की गई पावर है या कोई और पावर है? ये उत्पादन की गई पावर नहीं है, ये रेटेड पावर है। तो इसको उत्पादन की गई पावर में कैसे बदलेंगे, मैंने उसमें पहले बता दिया कि इसको हम हमारी जो दक्षता है अगर हम उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे उत्पन्न पावर मिल जाएगी। वैसे देखिए उत्पन्न पावर कौन सा होता है? आउटपुट होता है, और ये जो है ये हम मान के चलिए, सॉरी ये इनपुट, ये जो है मशीन का सिंपली देखिए कि जो रेटेड पावर है इसको अगर हम दक्षता से डिवाइड कर देंगे तो हमें कौन सा पावर मिलेगा? उत्पन्न किया गया पावर मिलेगा। तो देखिए अभी हमारे पास जो ये पावर है, सॉरी अभी ये जो हमारे पास पावर है, इस पावर को हम 5 किलोवाट है। PA निकालने के लिए सबसे पहले देखिए PA निकालने के लिए PA में कितना दिया हुआ है कि 5 kg को हम किससे डिवाइड कर देंगे? इसकी दक्षता से डिवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन में देखिए कि इस दक्षता कितनी दे रखी है, तो इसकी दक्षता हमें दे रखी है 0.87। कितनी दे रखी है हमें? 0.87। अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें जो दक्षता मिले, जो PA का मान मिलेगा वो कितना मिलेगा? देखो कैलकुलेटर से अगर अपने इसको सोल्व कर लेना तो इसका मिलेगा 5.75 किलोवाट। ओके, 5.75 किलोवाट। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि हमें इसका PA कितना मिला है, तो इसका PA कितना मिलेगा हमें? इसका PA मिलेगा हमें 5.5 किलोवाट। ओके ओके, तो सेकंड हम क्या देखेंगे? सेकंड हम देखेंगे कि इसकी हमें स्पीड कितनी दे रखी है। तो इसकी स्पीड हमें 1500 RPM दे रखी है, जबकि हमें ये स्मॉल n है। स्मॉल n के कारण हमें ये किस में चाहिए? RPS में चाहिए। किस में चाहिए? RPS में चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो स्पीड है उसको RPS में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्पीड को RPS में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक बार मैं मिटा देता हूँ PA का मान। ओके, अभी हम इसकी स्पीड स्मॉल n है वो कितनी दे रखी है हमें? 1500 RPM है, और इसको अगर हम RPS में चेंज करेंगे, देखो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड दे रखे होते हैं? 60 सेकंड दे रखे होते हैं। तो 60 से डिवाइड कर देंगे
तो ये एग्जैक्टली आंसर कितना आ जाएगा, देखिए डिवाइड करके देखिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से जाएगा ये, यानी 25 आ जाएगा। कितनी RPS आ जाएगा, 25। इसका स्मॉल n का वैल्यू आ गया 25, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो n का वैल्यू पता चल गया हमें, और C0 का वैल्यू क्या होता है अभी हम उस पर बात करते हैं। देखो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ये कि हमें क्या निकालना है। देखिए इसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि आपको क्या निकालनी है, मुख्य मापें वर्गाकार आकृति की। तो C0 का मान कैसे निकालना है, C0 बराबर, C0 का फॉर्मूला C0 बराबर पाई स्क्वायर B एवरेज एम्पियर कंडक्टर इंटू 10 की घात -3 होता है। तो इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर, पाई का वैल्यू पता ही है 3.14, उसका स्क्वायर करेंगे, इसके मल्टीप्लाई में बी एवरेज का मान हमें दे रखा है 0.42 इंटू एम्पियर कंडक्टर यानी एम्पियर चालक का मान हमें दे रखा है 15,000, और उसके मल्टीप्लाई में है 10 की घात -3, 10 की घात -3। तो इन सबको हल करेंगे बहुत सिंपल है। देखो 10 की घात -3 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगी, और ये तीनों हल करने के बाद में हमारा जो वैल्यू आएगा वो बहुत सिंपल आएगा, 62.1 तो ये आ जाएगा हमारा C0 का वैल्यू, C0। ठीक है, अभी हमें काम आएगा C0। ओके, तो इसके बाद में हमें पता है कि PA का जो फॉर्मूला होता है वो मैं तुम्हारे आपके सामने लिख देता हूँ। PA का फॉर्मूला जो होता है वो होता है PA बराबर D स्क्वायर L C0 C0 n। ये पहले हम ड्राइव कर चुके हैं। तो इसके अंदर देखो हमें C0 का मान पता है, n का मान पता है, और PA का मान पता है। D स्क्वायर L हमें ज्ञात करना है, क्योंकि D स्क्वायर L क्या है, मशीन की मुख्य मापें, और हमें ज्ञात भी क्या करना है, मशीन की मुख्य मापों की गणना करनी है। तो मुख्य मापों में क्या क्या आता है, एक तो D आता है, एक L आता है। D क्या होता है, डायमीटर, L क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्मेचर। ओके, तो इन दोनों की गणना करनी है हमें। अब देखो हमें अगर इस सीधा सा मैथ है कि इसको निकालना है बच्चों, तो यार ये दोनों चीज़ें इसके डिवाइड में चली जाएंगी, PA के डिवाइड में चली जाएंगी। तो अभी हम ऐसा करते हैं, देखिए सिंपल कि D स्क्वायर L का फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, PA बटा में C0 n C0 n। ओके, अब हम इसको हल करते हैं। तो PA का मान भी पता है, C0 का मान भी पता है, n का मान भी पता है, तो तीनों के मान पुट कर देते हैं। ठीक है, तीनों के मान पुट कर देते हैं। तो तीनों के मान पुट करते हैं। PA का मान हमें दे रखा है 5.75, C0 का मान दे रखा है हमें 62.1, और n का मान दे रखा है हमें 25। इन तीनों को हल करते हैं। तो इन तीनों को हल करने के बाद में हमारा आंसर आ जाता है 3.7 इंटू 10 की घात -3। ओके, यहाँ तक सब बढ़िया है। ओके, अब हमें ये पता है कि D स्क्वायर L का मान इतना है। ये जो मान किसका है, ये D स्क्वायर L का मान है। ओके, ये D स्क्वायर L का मान पता है, लेकिन ना तो D का मान पता है ना ही L का मान पता है। यानी अगर इन दोनों में से एक का मान भी पता हो तो हम क्या करें, उसको डाल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से किसी का मान पता नहीं। ओके, तो अब हमें एक संबंध, एक रिलेशन और चाहिए। देखो मैथ का रूल है ये कि इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, एक D है और एक है। 2 वेरिएबल हैं तो 2 समीकरण चाहिए, यानी 2 रिलेशन चाहिए। तो 2 रिलेशन, दूसरा रिलेशन देखते हैं कि हमें एक संबंध दे रखा है, और रेशियो कहें तो अनुपात दे रखा है कि पोल आर्क और पोल पिच का अनुपात 0.66 है। ये देखिए मान इसमें लिखा है वो नीचे द रेशियो ऑफ पोल आर्क एंड पोल पिच, द रेशियो ऑफ
पोल आर्क, रेशियो ऑफ पोल आर्क एंड पोल पिच, रेशियो ऑफ पोल आर्क एंड पोल पिच कितना दे रखा है हमें? ओके, द रेशियो ऑफ पोल आर्क एंड पोल पिच अपने दे रखा है 0.66। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को लेते हैं। तो ओके, अब हम इसको लेते हैं। तो इसको लेने से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोर की लंबाई का मतलब क्या होता है। कोर की लंबाई का मतलब सीधा सीधा एल की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है भैया? एल की बात कर रहा है। तो कोर की लंबाई यानी, ठीक है, कोर की लंबाई यानी एल की बात कर रहे हैं। और फिर अगर बात करें पोल आर्क की, ठीक है, पोल आर्क की बात करें तो पोल आर्क का मतलब क्या होता है? पोल आर्क का मतलब पाई डी बटा में पी, यानी उसकी परिधि बटा में पोल, परिधि के बटा में पोल की संख्या, ठीक है, परिधि के बटा में पोल की संख्या। तो यानी पाई डी बटा में पी, इन दोनों का जो अनुपात है, ये एल ऊपर और पाई डी बटा पी नीचे, इन दोनों का जो अनुपात है ये होता है हमारा रेशियो, जिसको हम कहते हैं पोल आर्क टू पोल पिच का जो रेशियो है वो दे रखा है हमें 0.66। कितना दे रखा है जी? 0.66। तो यहाँ से हम इसको हल करते हैं। तो ना तो अभी हमें एल पता है और ना ही डी पता है, लेकिन पाई और पी पता है। तो अभी इनको पुट कर देते हैं, ठीक है, अभी इनको पुट कर देते हैं। और ये कुल मिलाकर के सारा वैल्यू है ना नीचे वाला, इसको इसके मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली एल लिखा जाएगा, एल इक्वल्स टू 0.66 इंटू पाई डी बटा में पी। अब देखो आपको फॉर्मूले में, क्वेश्चन में दे रखा है कि इसमें पोल की संख्या कितनी है? 4 है। तो आप 4 पुट कर दीजिए। अब इसको हल करें तो सिंपली देखो, ये पाई का मान 3.14 होता है, ये 4 खुद 4 है, ये 0.66 है। इन सब को हल करेंगे तो ये डी पड़ा रहेगा जी हमें। तो एल का जो वैल्यू है, एल बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जी 0.518 डी, 0.518 डी। ओके, तो ये एल का मान आ जाएगा। अब देखो हमें पता है ये एल बराबर इतना डी है, तो एक संबंध हमें पहले से पता है कि डी स्क्वायर एल का मान 3.7 × 10⁻³ है। तो वो ये संख्या उसके अंदर पुट करके और हम डी का मान निकाल सकते हैं, एल का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट करूं, देखो एक संबंध दे रखा था हमें, रेशो दे रखा था लंबाई का और, ठीक है, ध्रुव चाप और ध्रुव पिच का, दोनों का, ठीक है, लंबाई का और पाई डी बटा एल, पाई डी बटा पी का, यानी पिच का, ठीक है, पोल पिच का, इन दोनों का जो रेशो दे रखा था अपने को वो था 0.66। कितना था जी? 0.66। तो ये बटा वाली वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो मैंने इस एल को यहाँ पड़ा रहने दिया और बराबर में 0.66 इंटू पाई डी बटा में पी, पी यानी पोल हमें 4 दे रखे हैं। इन सब को हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.518 डी। एल का मान कितना आ जाएगा? 0.518। ओके, अभी हम पिछले समीकरण को उठाते हैं। तो जो समीकरण था हमारा डी स्क्वायर एल बराबर 3.7 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ओके। अब हमें अगर पता चले कि जो एल का मान है वो कितना है, तो अभी हमने देखा कि एल का मान कितना है? 5.518 डी। तो ये मान इसके अंदर पुट कर देते हैं यहाँ एल की जगह पे। तो देखो डी तो पहले है ही, डी स्क्वायर तो पहले से है ही, और इसके गुणा में यहाँ पे इसके गुणा में लिख देते हैं 0.518 डी, और इसको बराबर रख देते हैं इसके 3.7 इंटू 10⁻³ ओके। अब आप अपना कैलकुलेटर उठाइए
क्या करना है, देखिए ये डी स्क्वायर और डी का मल्टीप्लाई तो डी का क्यूब हो गया, ओके। और ये जो 0.518 है, ये 518 है, जो ये इसके बटा में जाएगा। बटा में डालने मतलब 3.71 इसको इससे डिवाइड करना है पहले, फिर जो आंसर आए उसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, समझ गए। यानी ये जो वैल्यू है इसको पहले इसके साथ डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद में जो आंसर आए उसका बाद में क्यूब रूट करना है। बस इतना आप काम करेंगे तो फाइनली जो डी का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.193 मीटर। और ये जो डी का मान है, ये डी का मान वापस इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे, डी इंटू 5.18, तो एल का मान आ जाएगा। तो एल कितना आ जाएगा, तो एल आ जाएगा अपना, एल आ जाएगा 0.1 मीटर। तो ये दोनों मान आ जाएंगे। तो यही हमें चाहिए थे, ये डायमेंशंस वगैरह निकालनी थी दोनों की, फाइनली यही हमें